हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, जिसके अंदर से साथियों अपन ने अध्याय 3 देख लिए थे। 3 तक के शॉर्ट नोट्स देख लिए थे और साथ ही 3 तक के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यूज हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज साथियों अपन इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 के अंदर से साथियों अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में देखने वाले हैं। अध्याय 4 का जो टॉपिक नाम आता है साथियों, सशक्त एवं समृद्ध कृषि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सशक्त एवं समृद्ध कृषि के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, खास करके वीडियो वालों के लिए, और ज़्यादातर सवाल इससे पूछे जाते हैं मेन रूप से बात की जाए तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना साथियों, जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टेलीकॉम पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इनसे सवाल 100% बनते हैं, थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं अपन सशक्त एवं समृद्ध कृषि के बारे में। ठीक है, सशक्त और समृद्ध कृषि के बारे में बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले अपन किस किस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर से अपन देखेंगे कि राजस्थान में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो कृषि का महत्व देखने वाले हैं। कृषि के महत्व के साथ ही अपन बात करेंगे कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का GSVA के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कृषि उत्पादन 2024-25 का जो अनुमान है उसके बारे में बात करेंगे। भूमि जोत और उसके उपयोगों के बारे में बात करेंगे। कृषि जलवायु क्षेत्र एवं फसलों के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे अपन किसके बारे में, कृषि सुधार एवं प्रोत्साहन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और बात की जाए तो अपन देखेंगे जल संसाधन और सिंचाई के बारे में अपन देखेंगे, और पशुधन एवं समृद्ध गतिविधियों के बारे में अपन देखने वाले हैं। मत्स्य पालन हो गया, जलीय कृषि हो गई, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और बात करेंगे अपन कृषि और श्रमिक कल्याण के बारे में, जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में अपन देख लेंगे। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो साथियों, जो आपका आर्थिक समीक्षा का जो अध्याय 4 है सशक्त कृषि के बारे में अपन बात करें, या फिर बोल सकते हैं कि सशक्त एवं समृद्ध कृषि के बारे में, तो उसका अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में भाई, कृषि के महत्व के बारे में। कृषि का जो महत्व आपको देखने को मिलेगा वो प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था में योगदान भी देखने को मिलता है, प्रचलित कीमतों के बारे में, साथ ही रोजगार, अन्य भूमिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, और उत्पादन में प्रथम स्थान देखने को मिल जाता है। ये कृषि का महत्व अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें प्राथमिक क्षेत्र में, तो देखो साथियों जो उपक्षेत्र आते हैं इसके फसल हो गया, पशुधन हो गया, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र आते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर से बात करें मेरे भाई कितना योगदान है कृषि का, तो याद रखना प्रचलित कीमतों पर कितना है, 26.92% है। रोजगार के बारे में बात करें तो साथियों 62% जो कार्यशील जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बात करें मेरे भाई अन्य भूमिकाओं के अंदर से, तो सकारात्मक वृद्धि का आधार आपको देखने को मिलेगा। रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए भी कृषि की भूमिका आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही बात करें तो अपन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने भी आपको देखने को मिल जाता है। जितने भी उद्योग होते हैं उनको कच्चा माल कृषि से मिलता है, जैसे चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इनको कृषि से ही मिलता है। और साथियों बात करें तो पशुपालन का आधार प्रदान करता है कृषि। ये भी सारी की सारी भूमिकाएं कृषि पर आपको देखने को मिल जाती हैं। अब आगे बात करते हैं, देखो साथियों उत्पादन में प्रथम स्थान देश के अंदर से, साथियों देखो जो मेन चीज़ है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, जो भी अपनी फोर्थ ग्रेड हो गई और जो भी एग्जाम हुई है उसके अंदर से, एक तो बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और गंवार, इन चारों के अंदर से साथियों उत्पादन की दृष्टि से भारत के अंदर से राजस्थान का पहला स्थान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें मेरे भाई कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो देखो साथियों सबसे पहले नाम आता है प्रचलित कीमत पर, दूसरा स्थिर कीमत पर, और तीसरा नाम आता है उप क्षेत्रों का योगदान, और उप क्षेत्रों में वृद्धि दर आपको देखने को मिल जाती है। इनका अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो साथियों सबसे पहले नाम आता है प्रचलित कीमत पर, GSVA के बारे में बात करें कितना आपको बताना है, 4.23 लाख करोड़ आपको बताना है। कितना योगदान है मेरे भाई, 26.92% है। वृद्धि दर कितनी बतानी है, 11.44% आपको बतानी है। ये तो बात हो गई प्रचलित कीमतों के बारे में। प्रचलित कीमतों की चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी। अब बात आती है साथियों स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों के अंदर से बात करें तो साथियों कितना आपको देखने को मिलेगा, 2.18 लाख करोड़, योगदान 26.54%। ठीक है, और वृद्धि दर है मेरे भाई 5.5% आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं उप क्षेत्रों का योगदान जो प्रचलित कीमतों पर बात की जाए। इसमें से पहला स्थान जो आता है साथियों किसका आएगा, यहाँ पर से पशुधन का आएगा मेरे भाई, 46.77% जो सर्वाधिक योगदान आपको देखने को मिल जाता है। और बाद में साथियों दूसरे नंबर पर आता है फसल का,
जो 46.17% आता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है वानिकी का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डेटा आपसे से डायरेक्ट पूछा जाता है। जब अपन टॉप 30 एमसीक्यूज करेंगे उसके अंदर से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके अंदर से कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं सारे के सारे अपन देखने वाले हैं। तो वानिकी का कितना परसेंट आपको बताना है? 6.56% बताना है। तीसरा नंबर आता है साथियों मत्स्य पालन का। सबसे कम आपको देखने को मिलेगा 0.51%। ठीक है। अब बात करते हैं उप क्षेत्रों में वृद्धि दर के बारे में। यहाँ पर से अपन देखेंगे स्थिर कीमतों के बारे में। ऊपर अपन ने क्या देखा था मेरे भाई? प्रचलित कीमतों के बारे में बात की थी। अब बात कर रहे हैं अपन स्थिर कीमतों पर। बात की जाए स्थिर कीमतों में अंदर से अब की बार क्या आ गया मेरे भाई? यहाँ पर से आपको मत्स्य पालन है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगा। पहले क्या था? सबसे कम था। यहाँ पर से कितना है? 25.89% आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है। ठीक है। दूसरा नंबर आता है पशुधन का 5.43%। और फसल पर बात करें तो 4.73% आपको देखने को मिलता है। और सबसे कम मिलेगा मेरे भाई वानिकी का मिलेगा 3.76%। याद रखना है न्यूनतम। देखो साथियों यहाँ पर से एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक इधर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले थोड़े से याद रखने हैं। सवाल कैसे भी बन सकता है जब टॉप 30 अपना एमसीक्यूज करेंगे, किस प्रकार से एग्जामिनर सवाल बनाता है वो सारी चीज़ें अपन वहाँ पर से अप्लाई करने वाले हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई कृषि उत्पादन 2024-25 का जो अनुमान है उसके बारे में, कुल खाद्यान्न उत्पादन के बारे में, खरीफ खाद्यान्न, रबी खाद्यान्न, कुल दलहन उत्पादन, कुल तिलहन उत्पादन और अन्य फसलों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं अपन कुल खाद्यान्न उत्पादन के बारे में। कुल खाद्यान्न उत्पादन के बारे में बात करें तो मेरे भाई 267.67 आपको बताना है और वृद्धि दर कितनी बतानी है? 10.67% बतानी है। खरीफ खाद्यान्न के बारे में बात करें तो 103.71 LMT आपको बताना है। ठीक है। और वृद्धि दर आपको कितनी बतानी है मेरे भाई? 13.67% आपको बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रबी खाद्यान्न के बारे में। तो रबी खाद्यान्न का कितना बताना है मेरे भाई? 163.96 LMT बताना है। और यहाँ पर से वृद्धि दर कितनी बतानी है? 8.97% बतानी है। कुल दलहन उत्पादन के बारे में बात करें तो 47.84 LMT बतानी है। देश में तीसरा स्थान याद रखना है। 13.88% का योगदान है वो राजस्थान का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कुल तिलहन उत्पादन में। कुल तिलहन उत्पादन के अंदर से देखो साथियों यहाँ पर से 96.17 LMT बतानी है और वृद्धि दर कितनी बतानी है? 4.99% नकारात्मक बतानी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। देश में प्रथम स्थान आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर से 22.78% का योगदान यहाँ पर से राजस्थान का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं जो अन्य फसलें हैं उनके बारे में। जब बात होती है अन्य फसलों के बारे में तो सबसे पहले नाम आता है साथियों गन्ने का। गन्ने का कितना बताना है? 4.40 LMT बताना है, जिसमें से वृद्धि दर है वो 21.21% है। कपासों के बारे में बात करें तो 18.45 लाख गांठे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर से कमी हुई है, याद रखना है कितनी? माइनस का 29.61% की कमी हुई है। अब बात करते हैं भूमि जोत और उपयोगों के बारे में। भूमि जोत और उपयोगों के बारे में जब चर्चा होती है तो यहाँ पर से कृषि की मुख्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। भूमि जोत रुझान देखने को मिलेगा जो 2010-11 से लेकर 2015-16 तक के बारे में बात हो रही है। एक आता है साथियों महिला जोत धारक 2015-16, ये बहुत बार पूछा जाता है, RS प्री में पूछा जाता है। ठीक है। आगे बात करें भूमि उपयोग सांख्यिकी, जिसमें से 2023-24 के आंकड़े अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कृषि की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो कृषि की मुख्य विशेषताओं का जब नाम आता है मेरे भाई तो यहाँ पर से जितनी भी कृषि है मेन रूप से राजस्थान की ज़्यादातर वो मानसून पर आधारित है। ठीक है। आगे बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है ये पूछा जाता है डायरेक्ट, याद रखना है 53.74% बताना है। भारत का कृषिगत क्षेत्रफल में योगदान कितना है मेरे भाई? राजस्थान का 11% है। कम प्रति हेक्टर उत्पादकता यहाँ पर से आपको देखने को मिलती है। और औसत जोत का जो आकार है वो कितना बताना है? 2.73 हेक्टर बताना है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन भाई किसके बारे में? भूमि जोत रुझान के बारे में, जो 2010-11 से लेकर 2015-16 तक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और बात की जाए अगर जैसे कुल जोतों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई है तो मेरे भाई 11.14% बतानी है। कुल जोतों के क्षेत्रफल में मेरे भाई 1.24% की कमी हुई है। ठीक है। अब बात करें देखो साथियों जोतों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण है कि जनसंख्या वृद्धि, संयुक्त प्रथा जो परिवार प्रथा उसका टूटना आ जाता है। अब जोतों के क्षेत्रफल में कमी का कारण क्या है? पहला कारण तो जाता है औद्योगिकरण आता है, दूसरा नगरीकरण आता है और तीसरा जाता है आवासीय उपयोग आ जाता है। ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं महिला जोत धारक। महिला जोत धारक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महिला जोत धारकों के बारे में बात करें तो साथियों 2015-16 के में तो संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 41.96% की वृद्धि हुई है। वहीं क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो साथियों 24.44% की यहाँ पर से वृद्धि देखने को मिलती है। औसत का आकार पूछा जाए तो कितना बताना है, 2.13 हेक्टर बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई भूमि उपयोग सांख्यिकी के बारे में, जिसमें से 2023-24 के बारे में बात की जाए तो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो 53.10% है। उधर बात करें ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के बारे में बात करें तो 6.9889% आपको देखने को मिलेगी, 79%। वहीं बात की जाए वानिकी के बारे में तो साथियों 8.13% आपको देखने को मिल जाती है। बंजर भूमि के बारे में बात करें तो 10.26% आपको याद रखनी है। ये सीधा सीधा डेटा आपसे पूछा जाता है तो थोड़ा बहुत याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र और फसलों के बारे में। तो देखो साथियों अपन क्या क्या देखेंगे, कुल जलवायु क्षेत्र देखेंगे, साथ ही प्रमुख फसलें देखेंगे और उनके उदाहरण देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं अपन कुल जलवायु क्षेत्र, जिसमें से 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, याद रखना है। ठीक है, अब वो कौन कौन से वो अपन जो हम एमसीक्यूज करेंगे उसमें देख लेंगे। अब प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख फसलों में बात करें तो देखो खरीफ के अंदर से कौन कौन सी हैं, बाजरा, मूंगफली, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, तिलहन, कपास, गन्ना आ जाती है। रबी में बात करें तो मेरे भाई गेहूं, जौ, सरसों, चना, जीरा, मेथी, अलसी आ जाती हैं। जायद के बारे में बात करें तो खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी और सब्जियां आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उदाहरणों के बारे में। उदाहरणों के बारे में बात करें जैसे सोयाबीन है, सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है मेरे भाई, कौन सा जाता है, याद रखना पांचवा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। वहीं बात करें मक्का में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा है मेरे भाई, फोर्थ ए और फोर्थ बी है, जिसमें से उदयपुर संभाग है वो आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें कपास और गंवार में यह गणनीय आपको देखने को मिलेगा, जो वन बी उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि सुधार और प्रोत्साहन के बारे में, जिसमें से आपको जैसे देखने को मिलेगा बीज और उर्वरक मिलेगा, मृदा और स्वास्थ्य देखने को मिलेगा, साथ ही बात करें तो सहकारी ऋण और वित्त देखने को मिल जाता है, फसल बीमा देखने को मिल जाता है, कृषि विपणन और प्रबंधन देखने को मिलता है और राष्ट्रीय मिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने बीज और उर्वरक के बारे में। बीज और उर्वरक के बारे में बात करें तो साथियों याद रखना RSSCL, जिसके अंदर से साथियों गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन आपूर्ति नोडल एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जो खेत में बीज निर्माण को बढ़ावा देगा, जो 10 खंडों में लागू है। दूसरा बात करें तो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, जिसमें से जैविक खाद अपनाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं अपन मृदा एवं स्वास्थ्य के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत साथियों 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ से होती है, याद रखना है। दूसरा बात करें तो एक कृषि क्लिनिक भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से विशेषज्ञ सेवाएं देंगे, जिसमें से मृदा परिरक्षण देखने को मिलेगा, फसल जानकारी, कीट उपचार देखने को मिल जाता है। आगे बात करें तो मेरे भाई सहकारी ऋण और वित्त के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है ब्याज मुक्त फसल बीमा योजना, जिसमें से 0% ब्याज पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं बात करें तो सहकारी किसान कल्याण योजना, जिसमें से कृषि और समृद्ध प्रयोजक हेतु 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा। नेक्स्ट आता साथियों नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसमें से SHG को ड्रोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक नाम आ जाता है साथियों कृषि उपज गिरवी योजना, जिसमें से 3% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, फसल बीमा योजना के बारे में। फसल बीमा के बारे में बात करें तो देखो साथियों फसल बीमा योजना जिस जो 2016 से शुरू होती है, याद रखना। इनकी जो प्रीमियर दरें हैं उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, जिसमें से 1.5% है रबी की फसलों पर है, खरीफ में 2% है, और जो व्यापारिक और बागवानी है उसमें सर्वाधिक 5% दर आपको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं मेरे भाई कृषि विपणन और प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम आता है नवीन मंडी यार्ड, जिसमें से 145 से बढ़ाकर 173 हुई है, याद रखना है। नेक्स्ट नाम बात करें साथियों PMFME, जिसमें से सूक्ष्म
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना जिसमें से 10 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। एक आता है साथियों किसान उपहार योजना, जिसमें से ई नाम पोर्टल के माध्यम से उपज बेचने पर कूपन दिए जाएंगे। नेक्स्ट नाम आता है RSSWC, जिसमें से वैज्ञानिक भंडारण हेतु प्रमुख एजेंसियां आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं अपन जो कृषि से संबंधित राष्ट्रीय मिशन है उनके बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले नाम मिलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो 2007-8 से, जिसमें से गेहूं, दलहन, मोटे अनाज को शामिल किया गया। एक आता है साथियों राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन आपको देखने को मिलता है। एक आ जाता है साथियों राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, साथ ही जिसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा जलवायु परिवर्तन अनुकूल पर केंद्रित था। एक आता है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसमें से जैविक खेती को बढ़ावा देना था, 2015 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जल संसाधन और सिंचाइयों के बारे में। जल संसाधन और सिंचाइयों के बारे में बात करें तो जल की स्थिति, सिंचाई परियोजनाएं जिसमें से प्रमुख हैं और सिंचाई योजनाएं, और साथ ही बात करें तो जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में अपन देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं अपन मेरे भाई जल की स्थिति के बारे में। जल की स्थिति के अंदर से देखो बात की जाए तो देश के कुल जल संसाधनों का केवल 1.16% प्राप्त आपको देखने को मिलेगा। वर्षा पर निर्भरता आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से अनियमित तो उच्च तीव्रता देखने को मिल जाती है। और बात की जाए सिंचित क्षेत्र में तो 95,47,292 हेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अपन सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं इनसे सवाल 100% बनता है, तो थोड़ा सा याद रखना। पहला नाम आ जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसमें से पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा जिसको कहा जाता है। एक आता है साथियों संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्या है देखो साथियों 17 जिलों को पेयजल मिलेगा, जिसमें से 2.51 लाख हेक्टर पर नई भूमि की सिंचाई आपको देखने को मिल जाती है। एक आता है साथियों नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें से नाम आएगा इसमें से स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना अनिवार्य, जिसमें से जालोर और बाड़मेर क्षेत्र देखने को मिल जाता है। एक आता है साथियों परवन व्रत परियोजना, जिसमें से साथियों झालावाड़, बारा, कोटा के 1402 गांवों को पेयजल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जब चर्चा होती है तो साथियों सबसे पहला नाम आएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें से प्रति बूंद अधिक फसल आपको देखने को मिलता है। एक आता है साथियों PMKSY, जिसमें से सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप हो गया, मिनी फव्वारा हो गया, स्प्रिंकल तकनीक आपको देखने को मिलता है। एक आती है साथियों RRR, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये RRR है या फिर इसको बोल सकते हो 3R। इस 3R योजना की जो शुरुआत होती है मेरे भाई जयपुर से होती है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, ये सवाल आया था आपके 4th ग्रेड में शायद तक। जल संरक्षण और प्रबंधन RPSC के द्वारा भी एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें भी पूछा गया था। जल संरक्षण प्रबंधन के बारे में बात करें तो देखो साथियों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अभियान 2.0 है, जिसके अंदर से जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना था। आगे बात करें तो अटल भूजल योजना, जिसमें से भू जल प्रबंधन को बढ़ावा देना था 2020 से 25 तक। एक आता है साथियों PM कुसुम सौर पंप, और जो बंजर भूमि को पर पैनल के लगाने के लिए आपको देखने को मिलता है, जिसमें से 30-30-40 वित्तीय पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए पशुधन और संवर्धक गतिविधियों के बारे में, जिसमें से पशु संपदा देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आपको पशुधन विकास पहल मिलेगी, एक पशु कल्याण देखने को मिलेगा, एक गोपालन आपको देखने को मिल जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं। पशु संपदा के बारे में बात की जाए तो पशु गणना है साथियों 2019 में होती है, जिसके अंदर से कुल हैं 568.0 लाख पशुधन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से देश का कुल पशुधन का 10.60% आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें उत्पादन में योगदान है 2021-22 के डाटा के अनुसार बात करें तो साथियों यहाँ पर से दूध में 14.51% आपको देखने को मिलेगा, जो देश में दूसरा स्थान रखता है। वहीं बात करें ऊन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है 47.53 के साथ में। आगे बात करें जिसमें से नाम आता है पशुधन विकास पहल। पशुधन विकास पहल के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से मिलेगा आपको पशु चिकित्सा ढांचागत सुधार, जिसमें से नए केंद्र और अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात की जाए तो साथियों 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। दूसरा साथियों यहाँ पर से नाम आता है खुदरका और मुंह रुका रोगों जो नियंत्रण है उन पर कार्यक्रम या फिर टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक आएगा साथियों पशु मित्र योजना, जो पशु स्वास्थ्य सेवाएं
घर तक पहुंचाना जाता है साथियों। एक आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, जिसमें से 5 रुपये प्रति लीटर सहायता राशि दी जाएगी। आगे बात करते हैं पशु कल्याण के बारे में। पशु कल्याण के बारे में बात करें तो साथियों राजस्थान पशु निःशुल्क आरोग्य योजना स्थापित की गई है, जिसमें से 138 प्रकार की दवाइयाँ और टीके हैं वो निःशुल्क लगाए जाएंगे। ऊंट संरक्षण अनुदान योजना के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 10,000 वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। एक आता है साथियों डेयरी विकास, जिसमें से RCDF शीर्ष संस्थान है, जिसमें से 51.40 लाख लीटर दिन प्रतिदिन जो संस्करण करने की क्षमता आपको देखने को मिल जाती है। अब एक बात करते हैं अपन किसके बारे में, गोपालन के बारे में। बात की जाए गोपालन के बारे में तो साथियों गौशाला विकास योजना है, जिसमें से 90-10 सरकार का अनुदान आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 10% 10 अनुपात आएगा सरकार का, 90 का तो आएगा सरकार का और 10 का आएगा जनता का अनुपात आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं पंजीकृत गौशालाओं के लिए सहायता अनुदान, जिसमें से 44 रुपये दिन आपको बड़े गौशालों में दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं पंचायत समिति स्तरीय नंदी शाला जन सहभागिता योजना है, ये भी गोपालन से संबंधित आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपन मत्स्य पालन और जलीय कृषि के बारे में, जिसका क्या महत्व है, उत्पादन क्षमता कैसी है, प्रमुख पहलें कौन सी हैं, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं अपन महत्व के बारे में। तो देखो साथियों सस्ती और प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, साथ ही बात करें तो जल संसाधनों के आधार पर देश में 10वां स्थान है, यहाँ पर से याद रखना। वहीं बात करें मेरे भाई यहाँ पर से उत्पादन क्षमता के बारे में बात करें तो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो कितनी आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको 80,000 मीट्रिक टन से अधिक आपको देखने को मिल जाती है। वहीं बात करते हैं अपन जो प्रमुख पहले हैं फिर प्रमुख जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात होती है। पहला नाम आता है साथियों यहाँ पर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो 2020-21 में शुरू की गई थी। एक आता है साथियों खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला, जो चूरू में स्थापित की गई थी। एक आता है साथियों सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना, ये भी यहाँ से इसको संबंधित आपको देखने को मिल जाती है। वहीं बात करते हैं अपन किसान और श्रमिक कल्याण के बारे में, तो आय और वित्तीय सहायता प्राप्त करना, पशु बीमा पेंशन और बीमा आपको देखने को मिलेगी, सामाजिक सहायता देखने को मिलेगी और एक मिलेगी महिला बालिका प्रोत्साहन देखने को मिल जाता है। पहले बात करते हैं अपन आय और वित्तीय सहायता के बारे में। ये रहा आय और वित्तीय सहायता। इसमें से क्या था मेरे भाई, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यहाँ पर से जो PM किसान लाभ के अतिरिक्त कितना मिलेगा मेरे भाई, 2,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। एक नेक्स्ट आता है राजस्थान कृषक समर्थन योजना, जिसमें से MSP पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, जिसमें से साथियों 7,888.20 करोड़ रुपए की राहत राशि दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन पेंशन और बीमा के बारे में। पेंशन और बीमा के बारे में बात करें तो मेरे भाई लघु एवं सीमांत वृत्त किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना, जिसमें से 1,150 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, जिसमें से दुर्घटना और मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। आगे बात करते हैं अपन सामाजिक सहायता के बारे में। सामाजिक सहायता के बारे में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना स्टार्ट की गई, जिसमें से विवाह, प्रसूति, छात्रवृत्ति, चिकित्सा और सहायता दी जाएगी। एक आते हैं साथियों किसान कलेवा योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें से क्या मिलेगा आपको, कृषि उपज मंडी में रियायती दरों पर भोजन प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं महिला बालिका प्रोत्साहन के बारे में। महिला बालिका प्रोत्साहन के बारे में बात करें तो कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, जिसमें से 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपको ऋण मिलेगा। और बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण या फिर तकनीकी प्रसार हेतु यहाँ पर से सारी की सारी सुविधाएं दी गई हैं। इस प्रकार से साथियों जो आपका अध्याय 4 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका शॉर्ट नोट से रिवीजन हुआ होगा। अगर छोटी मोटी जो भी चीज़ें बच जाती हैं, इसके लिए साथियों जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए टॉप 30 MCQs की जो श्रृंखला आएगी, उसके अंदर से साथियों पार्ट 4 आने वाला है, इसी टॉपिक का आएगा, उसको देखना न भूलें साथियों। उसमें से आपका कंप्लीट बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जिस प्रकार से एग्जामिनर जैसा भी सवाल बनाता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर से कवर की गई हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।